नमस्कार दोस्तों। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है तब सामान्य व्यक्ति से उसकी स्थिति बदल जाती है। उसे न केवल समाज के द्वारा हीन भावना से देखा जाता है बल्कि विधि के दृष्टि से भी उसकी स्थिति बदल जाती है। उसकी स्वतंत्रता कम हो जाती है, वह अपने जीवन को खतरे में महसूस करता है। ऐसी दशा में उस पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है क्योंकि उसे अपनी निर्दोषिता को साबित करनी होती है। इसीलिए अभियुक्त को विधि के द्वारा कुछ अधिकार, संरक्षण एवं उपचार प्रदान किए गए हैं। आज हम अभियुक्त के द्वारा किए गए कार्य एवं उसके संरक्षण के बारे में कुछ सिद्धांतों पर बात करेंगे। अभियुक्त के निर्दोषिता के सिद्धांत में जब तक किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक उसे निर्दोष होने की कल्पना की जानी चाहिए। वादी पक्ष को मामले को संदेह से दूर रखना चाहिए। यदि मामले में थोड़ा सा भी संदेह है तो उस संदेह का लाभ अभियुक्त को पाने का अधिकार है। हालांकि इस सिद्धांत की उत्पत्ति इंग्लिश विधि में हुई है, लेकिन इसे अब भारत में पर्याप्त स्थान मिल चुका है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 के अनुसार जब वादी न्यायालय से कहता है कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है और उसके लिए दंड का निर्णय दें, तब उन तथ्यों को साबित करने का दायित्व वादी का है कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है। और धारा 105 के अनुसार जब व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त बनता है तो उन परिस्थिति एवं तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अपनी निर्दोषिता को साबित कर सकता है। दूसरे खतरे से सुरक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 ख के अनुसार किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। यह धारा उस दशा में लागू नहीं होती है जहां किसी दूसरे अपराध के लिए दूसरा अभियोजन चलाया जा रहा हो। विचारण के अवसर के स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को अपने विचार रखे बिना उसे दंडित करना न्याय हित के खिलाफ होता है। इसीलिए सुनवाई तथा विचारण का निष्पक्ष एवं स्वच्छ होना आवश्यक है। व्यक्ति को दंड देने से पूर्व उसकी न्यायालय में उपस्थिति और स्वस्थ होना आवश्यक है ताकि वह अपनी प्रतिरक्षा अच्छी तरह से कर सके और न्यायालय के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सही रूप से उत्तर दे सके। सभी व्यक्तियों को त्वरित विचारण का अधिकार प्राप्त है। यदि मामलों का निस्तारण 14 वर्षों तक न्यायालय में नहीं हो पाता है तो इसमें व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का हनन होता है। वैधानिक कठोरता का सिद्धांत। विधि का एक स्वर्णिम नियम है कि व्यक्ति को तब तक दंडित न किया जाए जब तक उसके द्वारा किए गए कार्य को किसी विधि में परिभाषित न किया गया हो या दंडित न किया गया हो। अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का किया गया कार्य तब तक अपराध की कोटि में नहीं आता है जब तक उसे किसी विधि के द्वारा दंड के रूप में परिभाषित न किया गया हो। यह भी ठीक है क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो आज सभी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए उनको अपने आप में एक भय बना रहता कि उनको कौन से कार्य के लिए दंडित कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(a) के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य यदि किसी विधि के अनुसार अपराध की परिभाषा में आती है तो उसको उसी विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। अर्थात यदि उसके द्वारा किया गया कार्य किसी विधि के अनुसार दंडित या दंड देने का प्रावधान करती है तभी उसको दंडित किया जाएगा। अन्यथा उसके द्वारा किया गया कार्य किसी विधि के अनुसार अपराध की श्रेणी में नहीं आता है तो उसे किसी दूसरे विधि के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता है। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। भारतीय संविधान ने सभी व्यक्तियों को कई प्रकार के उपचार एवं अधिकार प्रदान किए हैं। यदि इन अधिकारों का लाभ उठा पाने में व्यक्ति असमर्थ है या निर्धन है तो इन अधिकारों का होना उसके लिए व्यर्थ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(a) के अनुसार सभी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी अधिवक्ता से सलाह लेने और उसके माध्यम से अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। यही कारण है कि हमारी विधान पालिकाएँ एवं न्यायपालिका के द्वारा निर्धनों के लिए मुफ्त कानून सहायता की व्यवस्था की गई है। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 का जोड़कर निर्धनों के लिए मुफ्त कानून की व्यवस्था की गई ताकि सभी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह पाएं। ठीक इसी तरह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 के अनुसार जहां न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त के द्वारा किसी अधिवक्ता की नियुक्ति न की गई हो और न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि अभियुक्त के पास इतना पर्याप्त साधन नहीं है कि वह किसी अधिवक्ता को नियुक्ति कर सके, तब ऐसी दशा में न्यायालय राज्य सरकार के व्यय पर अभियुक्त के लिए एक अधिवक्ता की व्यवस्था करता है।